स्टॉक मार्केट्स रिसेंटली काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। यूएस ईरान टेंशन्स के बढ़ने और क्रूड ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज के कंसर्न्स के चलते इन्फ्लेशन को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कई स्कीम्स करंटली लॉसेस दिखा रही हों। ऐसे एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज मार्केट करेक्शन के दौरान दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले बेटर परफॉर्म करती हैं? मार्केट को प्रिडिक्ट करने या टाइमिंग करने की कोशिश करना सल्यूशन नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज चूज करना जो डाउनसाइड को कंपैरेटिवली कुशन कर सकें और साथ ही मार्केट रिकवरी का बेनिफिट भी कैप्चर कर सकें। इस वीडियो में हम डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स के हिसाब से उन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जो बेयर मार्केट के दौरान रिलेटिवली बेटर नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लार्ज कैप फंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। ये जनरली एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्टेबल कैश फ्लोज और अपने सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस होती है। अब लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझना जरूरी है। आप एक्टिव लार्ज कैप फंड्स चूज कर सकते हैं जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप पैसिव इंडेक्स फंड्स चूज कर सकते हैं जो निफ्टी 100 जैसे इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। निफ्टी 100 में एनएससी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 100 कंपनी शामिल होती हैं। इस वीडियो में हम एक्टिव लार्ज कैप फंड्स पे फोकस करेंगे। यहाँ हम 10 ईयर रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स को देख रहे हैं। शार्प रेशियो ये मेजर करता है कि फंड के लिए गए हर एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। सिंपल वर्ड्स में जितना हायर शार्प रेशियो होगा उतने बेटर फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाते हैं। यहाँ तीनों फंड्स का शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से हायर है। अब बात करते हैं सॉर्टिनो रेशियो की। ये भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, लेकिन सिर्फ डाउनसाइड रिस्क को कंसीडर करते हुए। इसलिए कई इन्वेस्टर्स इसे और भी रेलेवेंट मेट्रिक मानते हैं। इन तीनों लार्ज कैप फंड्स का सॉर्टिनो रेशियो भी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से हायर है, जो स्ट्रॉन्गर डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। अब देखते हैं अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को। अपसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि जब मार्केट पॉजिटिव फेज में होता है तब फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। अगर किसी फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड ने राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ तीनों लार्ज कैप फंड्स कैटेगरी एवरेज से हायर अपसाइड कैप्चर रेशियो दिखाते हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये बुल मार्केट में इनको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बेयर मार्केट की पर्सपेक्टिव से और भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो मेजर करता है कि मार्केट गिरने के दौरान फंड कितना डाउनसाइड पार्टिसिपेशन करता है। जनरली लोअर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को बेटर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि फंड फॉलिंग मार्केट्स में बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम गिरता है। यहाँ कैनरा रुबेको लार्ज कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेटर है, जो मार्केट करेक्शंस के दौरान कंपैरेटिवली बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है। नाउ अब बात करते हैं अगली इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड्स की। बेयर मार्केट के दौरान फ्लेक्सी कैप फंड्स एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिना किसी मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन डायनामिकली चेंज करने का मौका देती है। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड्स थ्योरेटिकली किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कई फ्लेक्सी कैप फंड्स का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। मार्केट डाउनटर्न के दौरान स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स और स्टेबल कैश फ्लोज वाली लार्ज कंपनीज जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में बेटर होल्ड करती हैं। इसी वजह से अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड स्ट्रेसफुल मार्केट कंडीशंस में अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट करता है तो पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड्स पे मार्केट कैप एलोकेशन रिस्ट्रिक्शंस ना होने के कारण ये मार्केट रिकवरी के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज में रिलेटिवली जल्दी रिपोजिशन भी कर सकते हैं। इससे रिकवरी फेज में अपसाइड कैप्चर करने की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। हालांकि आप ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स पर भी फोकस कर सकते हैं जिनका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में कंपैरेटिवली ज्यादा हो,
क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड बेयर मार्केट के दौरान हायर मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर वाले फंड्स पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं 10 ईयर रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स को। यहाँ दिखाए गए तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स का शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से हायर है। इसका मतलब है कि इन फंड्स ने कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। साथ ही इन तीनों फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से लोअर है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान इन्होंने कैटेगरी के मुकाबले कंपैरेटिवली बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। वैल्यू फंड्स। अब बात करते हैं लास्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, यानी कि वैल्यू फंड्स की। वैल्यू फंड्स एक ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना और उनमें इन्वेस्ट करना होता है जिनके स्टॉक प्राइसेस टेम्पररी मार्केट फैक्टर, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस या मार्केट की नजरों से बच जाने के कारण अपने एक्चुअल या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक वैल्यू फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। साथ ही इन फंड्स के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना भी मैंडेटरी होता है। तो वैल्यू फंड्स वैल्यू पिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जनरली ये फंड्स ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस टेम्पररी इश्यूज जैसे कि एक वीक क्वार्टर या सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस के कारण गिर गए होते हैं। उदाहरण के लिए कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कई कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस पे सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने को मिला था। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए फंड मैनेजर्स कुछ की पैरामीटर्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, लो प्राइस टू बुक रेशियो, स्टेबल कैश फ्लोज और मैनेजेबल डेट के साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स। वैल्यू फंड्स अक्सर बाय एंड होल्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पर अवेलेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें पेशेंटली होल्ड करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट इवेंचुअली उनकी एक्चुअल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगा और स्टॉक प्राइस उसके हिसाब से री-रेट होंगे। अब सवाल आता है कि वैल्यू फंड्स बेयर मार्केट्स में कंपैरेटिवली बेटर कैसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू फंड्स ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो पहले से ही अपनी कोर फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान इनमें डाउनसाइड रिस्क के खिलाफ कुछ कुशन मिल सकता है। साथ ही वैल्यू फंड्स का एक्सपोजर अक्सर मैच्योर और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में होता है। मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान ऐसी कंपनीज की प्राइस मूवमेंट्स हाई ग्रोथ या मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम वॉलेटाइल हो सकती हैं। इसके अलावा कई एस्टैब्लिश्ड वैल्यू कंपनीज रेगुलर डिविडेंड्स भी पे करते हैं, जो फंड के रिटर्न्स में एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट को किसी कंपनी के एक्चुअल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में कई साल लग सकते हैं, और जब मार्केट में हाई ग्रोथ स्टॉक्स ड्रिवन अग्रेसिव बुल रन चल रहा हो तो वैल्यू फंड्स कैटेगरी के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 10 ईयर रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप परफॉर्मिंग वैल्यू फंड्स जिसे शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो के थ्रू इवैल्यूएट किया गया है। यहाँ टॉप 3 वैल्यू फंड्स में से जेएम वैल्यू फंड का शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी एवरेज से लोअर है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन्होंने कैटेगरी के कंपैरिजन में लोअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। HSBC वैल्यू फंड और निपन इंडिया वैल्यू फंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। साथ ही इन तीनों वैल्यू फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से हायर है, जो कि इंडिकेट करता है कि बेयर मार्केट या मार्केट करेक्शन के दौरान ये कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा गिर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेट का होता है। बेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम हाइब्रिड फंड्स की 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को देखेंगे, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स यानी कि BAFs, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स यानी कि MAAFs। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जिन्हें डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच अपना एलोकेशन डायनामिकली एडजस्ट करते हैं।
ये फंड्स जनरली क्वांटिटेटिव मॉडल्स का यूज करते हैं, जो मैट्रिक्स जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीवी रेशियो और डिविडेंड यील्ड जैसे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे अपना इंटरनल मॉडल डेवलप करके असेस करते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बीएएफ्स का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है लो पर खरीदना और हाई पर बेचना। इसलिए कुछ बीएएफ्स मार्केट तेजी में धीरे धीरे इक्विटी एक्सपोजर कम करते हैं और मार्केट करेक्शन के दौरान फिर से इक्विटी बढ़ाते हैं। इस स्ट्रैटेजी का मकसद मार्केट की ग्रोथ का फायदा लेना और डाउनसाइड रिस्क को कुछ हद तक मैनेज करना होता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि बीएएफ्स बेयर मार्केट में लॉसेस को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव डाउनसाइड इम्पैक्ट को काफी हद तक रिड्यूस करना होता है। साथ ही जब मार्केट पैनिक के दौरान अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ जाता है तो ये फंड्स कंपैरेटिवली सस्ते लेवल्स पे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करके पोर्टफोलियो को रिकवरी के लिए बेटर पोजीशन में रख सकते हैं। अब देखते हैं 10 ईयर रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ टॉप परफॉर्मिंग बीएएफ्स जिसे शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो के थ्रू इवैल्यूएट किया गया है। यहाँ दिखाए गए तीनों बीएएफ्स का शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी एवरेज से हायर है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन्होंने रिस्क के हिसाब से कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तीनों फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कैटेगरी एवरेज से हायर है। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान ये फंड्स कैटेगरी के कंपैरिजन में ज़्यादा डाउनसाइड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, अब इनकी बात करते हैं। हाइब्रिड फंड्स की दूसरी कैटेगरी यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की कैटेगरी यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक ऐसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं जो कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें जनरली इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर जैसे कमोडिटी शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इंटरनेशनल या फॉरेन स्टॉक्स में भी एलोकेट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक इन फंड्स को तीनों एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% एलोकेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये स्ट्रक्चर फंड मैनेजर्स को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस के वेटेजेस डायनामिकली एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे पोर्टफोलियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है। इनका एक मेजर एडवांटेज ये है कि आपका पोर्टफोलियो किसी एक एसेट क्लास या मार्केट पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए अगर किसी एक एसेट क्लास जैसे कि इक्विटीज में शार्प करेक्शन आता है तो दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि डेट या गोल्ड की स्टेबिलिटी या पॉजिटिव परफॉर्मेंस उस इम्पैक्ट को कुछ हद तक कुशन कर सकती है। साथ ही अलग अलग एसेट क्लासेस की एक दूसरे के साथ कोरिलेशन भी अलग होती है। उदाहरण के लिए गोल्ड की कोरिलेशन इक्विटीज के साथ जनरली लो रहती है, जिसकी वजह से वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की गोल्ड के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, जबकि सिल्वर और डेट के साथ रिलेटिवली लो कोरिलेशन है। यही वजह है कि ऐसे फंड्स जिनका एलोकेशन डेट और कमोडिटीज की तरफ ज्यादा होता है, स्टॉक मार्केट कोरिलेशन के दौरान पोर्टफोलियो को एडिशनल स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 10 ईयर रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप परफॉर्मिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जिसे शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो के थ्रू इवैल्यूएट किया गया है। यहाँ दिखाए गए तीनों मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो कैटेगरी एवरेज से हायर है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन्होंने कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को डिस्कस किया जो फॉलिंग स्टॉक मार्केट्स के दौरान कुछ अन्य कैटेगरीज के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस वल्नरेबल हो सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट लॉसेस से कम्प्लीटली इम्यून है। साथ ही अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेयर मार्केट के दौरान अपनी एसआईपीज को पॉज करने से बचना चाहिए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कारण जब मार्केट्स डाउन होते हैं और म्यूचुअल फंड एनएवीज लोअर लेवल्स पे होते हैं
तब आपका वही मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर सकता है। ऐसे मार्केट फेजेस में सिर्फ SIP ही नहीं बल्कि रेगुलर मार्केट करेक्शंस का फ़ायदा STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू भी उठाया जा सकता है। अगर आपके पास एक बार में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो पहले उसे लिक्विड फंड में पार्क करके धीरे धीरे अपने पसंद के इक्विटी फंड्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे मार्केट करेक्शंस का फ़ायदा मिल सकता है और ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करने में भी आपको मदद मिल सकती है। क्रिकेट की लैंग्वेज में समझें तो SIPs वंस एंड टूज की तरह हैं, जबकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स फोर्स और सिक्सेस की तरह। एक मीनिंगफुल कॉर्पस बनाने के लिए दोनों का सही कॉम्बिनेशन ज़रूरी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट कंपाउंडिंग को एक्सेलरेट कर सकता है और वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.